कि जिंदगी मिली है तो कुछ करके दिखाऊंगा, कि जिंदगी मिली है तो कुछ करके दिखाऊंगा। आज वक्त खराब है तो क्या हुआ जनाब, आज वक्त खराब है तो क्या हुआ जनाब, कल इस वक्त को भी बदल के दिखाऊंगा, कल इस वक्त को भी बदल के दिखाऊंगा। तो जय हिंद साथियों, देश के भावी फौजियों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने परिवार हिराड ऑनलाइन क्लासेस में। तो आप भी ऐसा ही जज्बा रखिए कि आप भी इस वक्त को बदल सकते हैं, क्योंकि अगर आप सच्ची शिद्दत से और सच्चे मन से कोशिश करेंगे तो आप इस वक्त को जरूर बदलने में कामयाब होंगे। तो अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जैसे ही नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। हमारी क्लासेस चल ही रही है, प्रैक्टिस पेपर्स की जो आर्मी अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे प्रोवाइड कराया है वो सारे प्रैक्टिस पेपर लगभग हो गए हैं। एक जो टेक्निकल का एक पार्ट अभी रह गया था वो आज हम कवर अप कर लेंगे, जिसमें कि हम क्या करेंगे, रीजनिंग के और मैथ के 20 क्वेश्चन रह गए हैं वो करेंगे। अगर इससे पहले की क्लासेस आपने अभी तक नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डला हुआ है, जाइए और उन क्लासेस को देखिए। उससे आपको जो पेपर का पैटर्न होगा और लेवल होगा उसका अंदाजा लग जाएगा, क्योंकि तो आपको क्या है, इस लेवल का पता होना चाहिए कि एग्जामिनर कैसे पेपर सेटअप करेगा। ठीक है, अगर लेवल का पता रहेगा तो आप उसी तरीके से अपनी तैयारी को आगे कंटिन्यू कर पाएंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा ऐप डाउनलोड नहीं करा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डला हुआ है, जाइए और ऐप को डाउनलोड कीजिए। आप जैसे ही ऐप को डाउनलोड करेंगे तो 50 रुपए तक की ई बुक आपको फ्री दी जाएगी। इसके अलावा जो टेस्ट सीरीज है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप जाके टेस्ट दे सकते हैं। इसके अलावा जो क्वेश्चन बैंक है वो भी अपलोडेड है, यानी कि जो प्रैक्टिस पेपर्स हम यहाँ पे करा रहे हैं इसके अलावा भी हमने प्रैक्टिस पेपर अपलोड कर रखे हैं ऐप के ऊपर, तो आप जाके क्या कर सकते हैं, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब 17 अप्रैल तक आप क्या करेंगे, यहाँ पे भी एक एक टेस्ट पेपर हर कैटेगरी का क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। चाहे वो जीडी हो गया हो, स्टोर कीपर, टेक्निकल, ट्रेडमैन का 8th पास और 10th पास, सारे टेस्ट पेपर यहाँ पे क्या करेंगे, हम सोल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिए 30 क्वेश्चन हो चुके थे, 31वां क्वेश्चन और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे कि एक घटना ई के घटित होने की प्रायिकता कितनी दे रखी है, 0.05 हो, तो बताइए कि घटना के घटित ना होने की प्रायिकता कितनी होगी। बच्चों का क्वेश्चन है प्रायिकता का। ठीक है, क्वेश्चन उसी लेवल के आएंगे, ज्यादा हार्ड लेवल नहीं रहेगा। देखिए क्वेश्चन 31 है कि कोई घटना के होने की प्रायिकता क्या दे रखी है, पीई, वो हमें क्या दे रखी है, 0.05। ठीक है, अब एक जो प्रायिकता है वो उसकी एक रूल होता है प्रायिकता का, क्या कि पी ऑफ ई, यानी कि किसी घटना के होने की प्लस पी ऑफ ई नोट, इसको पी ऑफ ई बार या ई नोट बोला जाता है। ना होने की जो प्रायिकता होती है वो हमेशा कितनी होती है, 1 होती है। होने की और ना होने की कितनी होती है प्रायिकता, हमेशा 1 होती है। प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1 होती है। पीई की वैल्यू में दे रखी है, पीई नोट निकालना है, तो यहां से हम देखेंगे इंप्लाइज दैट पीई नोट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस पी ऑफ ई, जो कितना है 1 माइनस 0.05। ठीक है, अब बच्चे यहाँ पे भी गलती कर देते हैं, बहुत बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पे इसको क्या कर देंगे, 0.05 माइनस करना भी नहीं आएगा उसको, और इसमें कुछ चेंज करेंगे तो क्या बच जाएगा यहाँ पे वैसे 0.95। ठीक है, 0.95। ठीक है, ये बचेगा। अगर आपको माइनस करना भी नहीं आए तो आप कैसे कर सकते हैं, 1 और 0.05। ठीक है, यहाँ पे हो गया 10 में से 5 गया तो 5, यहाँ पे कितना बचा 10, 10 में से 1 इधर गया, 9, 9 का 9 आ गया, यहाँ पे हो गया 0 तो 0.95। ऐसे करके देख लेना, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस को आप कभी भी गलत नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आपने ऐसे क्वेश्चन गलत कर लिए तो इसका मतलब है कि आप अपने सिलेक्शन को खुद ही छोड़ रहे हैं। इस टाइप के क्वेश्चन कभी आपके गलत नहीं होने चाहिए, हमेशा करेक्ट होनी चाहिए, क्योंकि फ्री के नंबर देखे जाते हैं। कुछ नहीं है, एक फॉर्मूला है जो आपको सबको पता होता है, सभी बच्चों को, कि प्रायिकता का होने की जो मान होता है हमेशा वो कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो ये हो जाए क्वेश्चन 31, जिसका की राइट आंसर है ऑप्शन 4। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखें, तो आगे के क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है कि 84 व्यक्तियों का एक समूह मिलकर किसी कार्य को 17 दिनों में पूरा करता है, तो उसी कार्य को 119 व्यक्तियों द्वारा मिलकर कितने दिनों में पूरा किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, एक चीज तो मैं आपको कह सकता हूं, एक क्वेश्चन आपको अभी ही बता सकता हूं। ठीक है, आप नोट डाउन कर सकते हैं कि एक क्वेश्चन तो इसी फॉर्मूले में आएगा, जो फॉर्मूला मैं आपको बताने जा रहा हूं, M1D1 इज इक्वल टू M2D2। मेरी बात को आप नोट कर लीजिए, एक क्वेश्चन आपको इस फॉर्मूले का 100% मिलेगा मैथ के अंदर।
इसको लिख लीजिए m1d1 इजिकल टू m2d2। और आप इंप्लाई करना भी सीख लीजिए। तो देखिए m1 कितना दे रखा है, 84 व्यक्ति है, तो 84 मल्टीप्लाई बाय कितने दिनों में कर रहे हैं, 17 में, यानी 17 दिनों में, तो बराबर गुना 17 बराबर अब कितने 119 व्यक्ति यानी कि 119, उसको कितने दिनों में पूरा करेंगे d2। अब कुछ ही नहीं, काटापेटी करनी है, 17 एकम 17, 17 सत्ते 119, इसको काटिए तो 7 एकम 7, हाथ से चला गया 1, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 12, यानी कि यहां से d2 की वैल्यू क्या आ गई, सीधी 12, यानी कि 119 आदमी कितने दिन में कर देंगे उस काम को, 12 दिन के अंदर। अब बताइए अगर ये फॉर्मूला आता है तो कितना, 5-10 सेकंड का क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिए, आपको एग्जाम में एक क्वेश्चन इस फॉर्मूले से मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, कॉम्बिनेशन का, बिल्कुल सिंपल और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, मजा आएगा सॉल्व करने में, ठीक है। ठीक है, तो क्या दे रखा है, 11C2। देखिए एक फॉर्मूला होता है, याद कर लीजिए, अगर आपको पता नहीं है तो मैं यहाँ पे लिख देता, एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, NCR, ठीक है, NCR। इसको सॉल्व कैसे करते हैं वो इंपॉर्टेंट है, तो इसको सॉल्व ऐसे करते हैं कि ये आता है n फैक्टोरियल, फैक्टोरियल में आपको भी सॉल्व करना सिखाऊंगा, डिवाइड बाय n माइनस r फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल, ठीक है, ये ऐसे सॉल्व करते हैं, ठीक है, इसको एनसीआर को, कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन आए कभी भी तो इस तरीके से सॉल्व होता है। तो यहां पे इंप्लाई करते हैं, तो देखिए क्या होगा, 11 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 11 माइनस 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल, ठीक है। आगे लिखते हैं इसको, तो ये क्या हो जाएगा, 11 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 9 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल। अब इस 11 को 9 फैक्टोरियल तक लेके जाना है, तो कैसे लेके जाएंगे, ऐसे लेके जाएंगे कि 11 गुना 10 गुना 9 फैक्टोरियल, ऐसे ही खुलता है, डिवाइड बाई 9 फैक्टोरियल, और 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 फैक्टोरियल को 2 गुना 1, 9 फैक्टोरियल से 9 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, तो 11 पंजे 55। अब जो क्वेश्चन आपको ऐसे दिख रहा था अजीब सा कि क्या दे रखा है, उसका आंसर देखिए कितना प्यार से आंसर निकल गया, 55। तो कौन से ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन 4 में दे रखा है, तो 34 का हो जाएगा ऑप्शन 4, ठीक है। फैक्टोरियल को ऐसे ही सोल्व करते हैं, ये फॉर्मूला है एनसीआर का, n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस r फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल इससे ये ओपन होता है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, आराम से सोल्व कर सकते हैं। हम आपको ऐसे और क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस कराते रहेंगे, जिससे कि क्या होगा, आपका एक फ्लो बन जाएगा, आप ऐसे क्वेश्चन देख के घबराएंगे नहीं, ठीक है। तो हमसे जुड़े रहिए, आपको हम हर टाइप के क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है, हर टाइप के, जितने टाइप बनते हैं सारे टाइप के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 34 है, एक तार वृत्त के आकार की है जिसकी त्रिज्या 42 सेंटीमीटर है, को एक वर्ग में रूपांतरित किया जाता है, तो वर्ग की भुजा क्या होगी। देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन है, एक और अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34। वो क्या कह रहा है कि एक वृत्त का तार है, मान लीजिए ये वृत्त है, ठीक है। अब मेरी तो ड्राइंग ऐसी ही है, आप में इसके गोल बना लीजिएगा, जिसकी त्रिज्या क्या दे रखी है हमें, 42 सेंटीमीटर, ठीक है, कितने दे रखी है, 42 सेंटीमीटर दे रखी है, उसको क्या करा, एक वर्ग के अंदर रूपांतरित कर दिया, ठीक है, ये वर्ग बना दिया, वर्ग की हमने साइड क्या मान लीजिए ए भुजा है उसकी, ठीक है, क्योंकि 4 भुजाएं बराबर होती है, तो ए इसकी क्या है, भुजा। अब बच्चों ये बताओ कि ये जो इसकी सरकमफ्रेंस होगी, बाहर वाला जो लंबाई होगी, उसी सरकमफ्रेंस से तो ये वर्ग बन रहा है, ठीक है, ये दोनों बराबर ही तो होंगी, जो तार की लंबाई होगी यानी कि जो सरकमफ्रेंस होगी, वो जो पेरीमीटर है किसका, वर्ग का, उसके बराबर ही तो होगी। ये तो है नहीं कि तार को बढ़ा दिया, तार की लंबाई तो उतनी ही रहेगी, तो यहां से हम क्या कह सकते हैं कि जो वृत्त की क्या है, परिधि, तो वृत्त की परिधि वो किसके बराबर है, पेरीमीटर के, किसके, स्क्वायर के, यानी वर्ग के परिमाप के, ठीक है, यानी कि वृत्त की परिधि किसके बराबर है, वर्ग के परिमाप के बराबर है। अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना, एक फॉर्मूला पुट करूंगा दोनों का और हमें आंसर मिल जाएगा। तो देखिए इसको हम यहां पे सोल्व कर लेते हैं आगे, कि वृत्त की परिधि क्या होती है, तो वृत्त की परिधि आपको पता ही होगा 2 पाई r होती है, ठीक है,
और वर्ग का परिमाप क्या होता है, तो वो होता है 4a। क्या होता है, 4a। आर की वैल्यू 42 सेंटीमीटर दे रखी है, तो 2 इंटू 22/7 गुणा 42 बराबर 4 इंटू ए हमें निकालना है, वही तो पूछा वर्ग की भुजा क्या होगी। यहां से देखिए 7 एकम 7, 7 छिकी 42, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2, 11 दूनी 22, तो 11 छिकी 66। तो यहां से अगर हम देखें तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 66 सेंटीमीटर। कितनी आ जाएगी, 66 सेंटीमीटर। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा था, जो कि ऑप्शन 1 में दे रखी है। ठीक है, तो 34वें का ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा, राइट आंसर। एक बार फिर से देखिए, मैं क्या दे रखा था कि एक तार दे रखा था। ठीक है, क्या दे रखा, एक तार वृत्त के आकार में है, उसको रूपांतरित करके एक क्या बना दिया हमने, वर्ग बना दिया। अब उसकी त्रिज्या 42 सेंटीमीटर थी, तो मैंने आपसे कहा कि जो इस तार की यानी कि जो सर्किल दिया हमें वृत्त, इसका जो परिधि होगी, जो लंबाई होगी, उसी लंबाई का तो ये वर्ग बनेगा, यानी कि इसका जो परिमाप होगा और इसकी जो परिधि होगी वो दोनों बराबर होंगी। हमने क्या कर दिया, बराबर लिख दिया। वृत्त की परिधि होती है 2πr और वर्ग का परिमाप होता है 4 इंटू ए यानी कि भुजा। ठीक है, यहां से हम क्या करेंगे, आर की वैल्यू पुट कर देंगे, तो 2 इंटू 22/7 इंटू 42 बराबर 4, ए काटा पीटी करेंगे तो ए की वैल्यू आ जाएगी 66 सेंटीमीटर, जो कि हमारे ऑप्शन फर्स्ट में दे रखी है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 66 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन देखिए, अब आप इसको क्या करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, उसके बाद नोट डाउन कर लिएगा। और ये जो क्वेश्चन पेपर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इसकी पीडीएफ हमारे ऐप के ऊपर आपको मिल जाएगी, या हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वहां पे भी मिल जाएगी। तो आप कहीं से भी जाके डाउनलोड करके इन क्वेश्चंस को एक बार जरूर सोल्व कीजिएगा, क्योंकि इससे आपको पेपर के पैटर्न का और लेवल का पता चला जाएगा। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है कि यदि साइन थीटा बराबर 3/5 हो तो 3 कोसेक थीटा प्लस 4 सेक थीटा का मान ज्ञात करो। ये लीजिए, आप कहते हैं ना थीटा हमारे कहाँ पे काम आएंगे, ये यहाँ पे काम आएंगे थीटा। ठीक है, अब मत बोलना कभी कि थीटा काम नहीं आते। ठीक है, इस क्वेश्चन में देखते हैं आपको कितने थीटे आते हैं। तो हमें दे रखा है साइन थीटा, कितना दे रखा है, साइन थीटा 3/5। ठीक है, आपको पता होगा कि साइन थीटा क्या होता है, तो ये होता है लंब बटे कर्ण, लाल बटा कक्का, या पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, रटा हुआ है बिल्कुल, जीप पे ही बैठा रहता है हमेशा। यानी कि इसका जो परपेंडिकुलर है वो तो है 3 और जो कर्ण है वो है 5। तो यहाँ पे हम क्या बनाने, समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ठीक है, ये समकोण त्रिभुज बना लिया, जिसकी जो बी है वो क्या है, राइट एंगल है, ABC। तो हमें क्या दे रखा है, लंब दे रखा है 3, कर्ण दे रखा है 5। तो एक तो आपको त्रिक याद होगी, या नहीं भी आती है तो पाइथागोरस प्रमेय जिंदाबाद है। क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय, कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर किसके बराबर होता है, कर्ण का स्क्वायर, यानी कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। यहाँ पे परपेंडिकुलर यानी कि लंब क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9, प्लस आधार का स्क्वायर a स्क्वायर, कर्ण क्या है 5, तो 5 का स्क्वायर 25। यहां से हम करेंगे तो a स्क्वायर बराबर 25 माइनस 9 16, और यहां से अगर a की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगी 4 सेंटीमीटर। यानी कि ये 4, वैसे आपको त्रिक पता होनी चाहिए, 3 4 5 की त्रिक होती है। ठीक है, तो ये आ जाएगा आधार। तो यहां से हम लिख लेते हैं, लंब बराबर कितना है 3, आधार बराबर 4, कर्ण बराबर 5। अब आपको इस साइड थीटा पूछ लो, सर आंख बंद करके बता देंगे, आराम से सारे थीटा निकाल सकते हो। देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 3 इंटू कोसेक थीटा तो दे रखा है, 1/sin थीटा होता है, तो साइन को उल्टा कर दो तो हो जाएगा 5/3। ठीक है, प्लस 4 सेक थीटा, क्या सेक थीटा, तो सेक थीटा क्या होता है, कोस थीटा का उल्टा। कोस थीटा क्या होता है, तो कोस थीटा लिख लीजिए, कोस थीटा होता है आधार इंटू कर्ण। ठीक है, आधार कितना है 4, कर्ण है 5, कोसेक करेंगे तो उसको उल्टा कर देंगे तो 5/4 गुणा 5/4, 4 से 4 कट गया, 3 से 3 कट गया, तो यहां से क्या जाएगा 5 + 5 तो हो जाएगा 10। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 10, जो कि ऑप्शन चौथे में दे रखा है। ठीक है, तो इसमें एक चीज और हो गई कि जो आंसर दे रखे हैं क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस के, इनमें ज्यादातर आंसर है ऑप्शन 4। तो आप ऐसे नहीं कि तुक्का पकड़ लें कि सर
प्रैक्टिस पेपर में ही 4-4 दे रखा है, तो हम तो एग्जाम में भी 4-4 टिका के आएंगे, गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 36 इंटीग्रेशन का। तो देखिए कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं, जीडी के लेवल से भी हाई क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा टेक्निकल में, क्योंकि जीडी में भी देखिए इंटीग्रेशन का क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे, इंटीग्रेशन का क्वेश्चन नंबर 36। और मैं बिल्कुल आराम से आसान शब्दों में बताऊंगा, आपको क्या करना है, सीखना है, क्योंकि एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, इंटीग्रेशन का बिल्कुल सिंपल होता है, इंटीग्रेशन में कुछ ही हार्ड नहीं होता, बस आपको क्या करना है, पूरा ध्यान से देखना है। ठीक है, इसमें dx लगाना भूल गया शायद, dx आएगा sin क्यूब एक्स कोस स्क्वायर एक्स dx। अब देखिए सबसे पहले इसको क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे, मान लीजिए इंटीग्रेशन ऑफ, इसको तोड़ेंगे क्यूब एक्स को, किस में तोड़ेंगे, साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स और साइन dx। अब आप पूछोगे सर ऐसा क्यों किया, तो मैं आपको बताता हूँ क्यों किया। अब देखिए इसको क्या करेंगे हम, साइन स्क्वायर एक्स को मैं क्या लिखूंगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, क्या लिख दिया, 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, यहाँ पे आ गया कोस स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा साइन एक्स dx। अब क्वेश्चन मुझे बिल्कुल खुला खुला दिख रहा है, अब मैं क्या करूंगा, कोस स्क्वायर एक्स को t मान लूंगा। ठीक है, कोस एक्स को t मान लूंगा। ठीक है, क्या करेंगे हम, कोस एक्स को t मान लेंगे, यहां से कोस एक्स को t मान लिया, तो माइनस साइन एक्स dx क्या हो गया, dt हो गया। ठीक है, यहां से निकालेंगे तो साइन एक्स dx क्या हो जाएगा, माइनस dt हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस dt। ध्यान रखिएगा, कोस एक्स को जब हम t मानेंगे और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस का साइन एक्स आता है, तो साइन को, माइनस के साइन को इधर ले जाएंगे, तो साइन एक्स dx जो यहाँ पे दे रखा है वो क्या हो जाएगा, माइनस dt। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट करेंगे। तो देखिए मैं यहाँ पे कर रहा हूं इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कोस एक्स को मान लिया t, कोस स्क्वायर एक्स है तो ये क्या जाएगा, टी स्क्वायर, तो 1 माइनस टी स्क्वायर, कोस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर, साइन एक्स dx क्या हो जाएगा, माइनस dt, क्या हो जाएगा, माइनस dt। अब कुछ नहीं है, कैलकुलेशन का पार्ट है। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ, माइनस को इधर मल्टीप्लाई कीजिए, ये माइनस का t है, प्लस का हो जाएगा, तो इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं, टी स्क्वायर माइनस 1 टी स्क्वायर dt। ठीक है, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया। अब क्या करना है, आप कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई करेंगे पहले, तो देखिए टी स्क्वायर तो टी की पावर 4 माइनस टी स्क्वायर ब्रैकेट dt। अब क्या करना है, अब कुछ नहीं, अब इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन यहाँ पे पावर 4 है तो एक बढ़ जाती है, हमेशा इंटीग्रेशन होता है n+1 हो जाती है, 4 + 1, नीचे भी क्या आएगा, 4 + 1 माइनस t की पावर 2 है तो t 2 + 1, तो नीचे भी जाएगा 2 + 1 प्लस c। ठीक है, c लिखते हैं, कांस्टेंट ना भी लिखे तो भी चल जाएगा, लेकिन आप लिख सकते हैं c। अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना, अब वैल्यू पुट करना है। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए t5/5 माइनस टी की पावर 3/3 प्लस c। अब एक ही चीज बची, वो क्या है, वैल्यू पुट करना है। तो t को हमने क्या माना था, cos x, तो यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 1/5 cos की पावर 5x माइनस 1/3 cos की पावर क्यूब x प्लस c। ये हमारा इंटीग्रेशन आ गया। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था और मैंने बिल्कुल अच्छे तरीके से समझाया। मैं एक बार और समझा दूंगा, आप पूरे ध्यान से देखिए इसको, क्योंकि ये बहुत ही लेवल का क्वेश्चन था। ठीक है, अगर आप ये वाला क्वेश्चन कर लेंगे तो बच्चों से आगे निकल जाएंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन था। तो देखिए हमें क्वेश्चन क्या दे रखा था, साइन क्यूब एक्स कोस स्क्वायर एक्स dx। सबसे पहले हमने क्या करा, साइन क्यूब एक्स को तोड़ा, साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स साइन एक्स dx। ऐसा क्यों करा, क्योंकि मुझे साइन स्क्वायर एक्स को किस में बदलना है, कोस स्क्वायर एक्स में। तो साइन स्क्वायर एक्स को मैंने क्या लिखा, 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, कोस स्क्वायर एक्स एज इट इज आ गया, साइन एक्स dx। अब मैंने क्या करा, कोस एक्स को t मान लिया। ठीक है, तो माइनस साइन एक्स dx, इसका डिफरेंशिएशन करा तो माइनस साइन एक्स dx बराबर dt। साइन एक्स dx मुझे दे रखा है तो उसको मैंने किसके बराबर कर दिया, माइनस dt। अब क्या करना है, वैल्यू पुट करेंगे, 1 माइनस कोस एक्स को मैंने क्या माना था t, तो कोस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर, बाहर कोस स्क्वायर एक्स वो भी क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर, और साइन एक्स dx से मैं क्या पुट करूंगा, माइनस dt। ठीक है, अब इस माइनस से मैंने इधर मल्टीप्लाई किया तो जो टी स्क्वायर माइनस का था प्लस का हो गया, ये जो प्लस का था माइनस का हो गया, टी स्क्वायर dt। अब क्या करना है, टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो टी की पावर 4 माइनस टी स्क्वायर dt। अब क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन कैसे होगा, पावर में एक जुड़ जाएगा ऊपर नीचे, तो टी की पावर 4 है प्लस 1 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, 4 + 1 माइनस टी स्क्वायर है, तो टी स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाय 2 + 1 प्लस c कांस्टेंट। अब क्या हो जाएगा, टी की पावर 5/5 टी की पावर 3/3 प्लस c।
अब हमें क्या करना है, लास्ट में हमेशा ध्यान रखिएगा आंसर जब भी निकालेंगे तो जो पुट करा है उसकी वैल्यू वापस रखनी पड़ेगी। तो टी की जगह हम क्या पुट कर लेंगे, cos x, तो 1/5 कोस की पावर 5x माइनस 1/3 कोस की पावर 3x प्लस सी, जो कि ऑप्शन नंबर हमें कौन से में दे रखा है, तीसरे में। ठीक है, ये देखिए ऑप्शन बदल गया तो 36 का हो जाएगा ऑप्शन 3। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप क्या कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। ठीक है, चले आगे। तो देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 37। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है, पीतल में तांबा और जस्ते का अनुपात दे रखा है 11:6, तो 850 किलोग्राम में कितना जस्ता होगा। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है, ये कि हमें दे रखा पीतल के अंदर तांबा और जस्ता, इंग्लिश में क्या बोलते हैं कमेंट में बताइएगा। अनुपात क्या दे रखा है, 11:6, बिल्कुल सिंपल तरीके से बताऊंगा। ठीक है, तो 850 किलोग्राम में जस्ता कितना है वो बताना। तो देखिए कुल अनुपात कितना है, 11 और 6, तो यहां से हम क्या कह सकते हैं कि जो 17 अनुपात है वो किसके बराबर आ रहा है, 1850 केजी के बराबर आ रहा है। ठीक है, ये अनुपात है। तो एक अनुपात किसके बराबर होगा, तो यहां से आपको दिख रहा होगा 17 पंजे 85, 50 किलो के बराबर हो जाएगा एक अनुपात। हमें निकालना है जस्ते का, तो जस्ते का कितना अनुपात है, 6। इसको अगर हम 5 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 50 से गुणा करेंगे तो सॉरी कितना हो जाएगा, 6 पंजे 30, 1 0 और लगा देंगे तो कितना हो जाएगा, 300 केजी। यानी कि 850 किलो में से 300 किलो तो क्या है, जस्ता है, और बाकी 550 किलो क्या है, तांबा है। ठीक है, तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा 300 केजी, ऑप्शन 3 दे रखा है, वही क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए एक और इंटीग्रेशन का बेहतरीन, लेकिन इसमें एक है, एक ही लाइन का क्वेश्चन है, सिर्फ एक लाइन का। ठीक है, एक ही लाइन में सोल्व हो जाएगा। तो क्वेश्चन 37 के बाद क्वेश्चन नंबर 38 को देखिए, और अब तो आप खुद भी कर देंगे। इसको क्या दे रखा है कि 3x² प्लस 1/x dx, एक ही लाइन में जहां चालू हुआ वहीं खत्म हो गया, सीधा ही पूछा है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि 3x² दे रखा, तो 1 बढ़ जाएगी +1 डिवाइड बाई 2 + 1 प्लस 1/x की क्या होती है, तो ये होती है log x। ये मैं आपको टेबल दे दूंगा, मेरे पास पड़ी हुई है, क्योंकि हमारे तो बीएससी के अंदर एक बुक थी इंटीग्रल कैलकुलस की, तो मैंने तो इतने इंटीग्रेशन करे हैं, इतने इंटीग्रेशन करे हैं कि मुझे तो याद ही है लगभग सारे। ठीक है, बहुत सारे इंटीग्रेशन करे, एक किताब थी पूरी। ठीक है, तो ये हो जाएगा log x + 3। ठीक है, सीधा ही हो गया। इसको हम क्या कर सकते हैं, और थोड़ा सा स्पेसिफाई कर सकते हैं कि 3x³ प्लस log x + 3, 3 से 3 को उड़ा दो। ठीक है, तो क्या बच जाएगा, x³ प्लस log x + 3। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा इंटीग्रेशन। इसमें कुछ नहीं था, पिछले वाला अच्छा क्वेश्चन था, ये तो बिल्कुल सिंपल है। तो किसमें दे रखा ऑप्शन देख लीजिए, चौथे में, तो ऑप्शन 4 38 का चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये चौथा ऑप्शन जगह नहीं छोड़ रहा, बार बार यही आ रहा है। ठीक है, कुछ ही नहीं करना, सीधा आप ये तो आ ही गया होगा। अगर आपको इंटीग्रेशन दे रखा है, पावर 2 दे रखी है, तो कुछ नहीं करना, ऊपर 1 बढ़ा दीजिए, और ऊपर 2 + 1 है तो नीचे भी 2 + 1, एक जितनी पावर ऊपर होगी उतना ही बटे में आएगा। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है कि एक दलाल कपड़े बेचने पर 2.5% कमीशन लेता है, एक दिन वह 12.5 रुपए कमीशन लेता है, उस दिन कपड़े कितने रुपए में बिके होंगे। हमें क्या करना है कि एक दलाल है जो क्या करता है, कमीशन खोरी का क्या काम करता है। ठीक है, कमीशन लेता है, तो कितना लेता है, 2.5%। ठीक है, कितना लेता है, 2.5%। तो हमें क्या करना है, कपड़े, तो मान लीजिए कि कपड़े x रुपए में बिके हैं, कितने में, x रुपए में। ठीक है, उसका कमीशन कितना है, बोलोगे सर 2.5% है, कितना है, 2.5% है। तो 2.5% को जब हम अनुपात में लिखेंगे फ्रैक्शन में, तो ये होता है 1/40। ठीक है, 1/40 ये हो गया। तो उसका कुल कमीशन कितना आया है, सर बोलोगे आपकी 12.5 रुपए। अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना, अब सोल्व करना है। तो ये देख लीजिए कि x बराबर 12.50 गुणा 40, क्या करना है, गुणा करना है। तो मैं क्या कर लेता हूं, पॉइंट को उठा के नीचे 2 0 टिका दीजिए, 1 0 से 1 0 उठ गया, 1 0 से 1 0 उठ गया, कुछ नहीं बचा। क्या बचा, 125 चौके, तो 125 और 125 250, 250 250 500, ये लीजिए आपका आंसर 250। अब आप बोलोगे सर मुझे तो समझ में नहीं आया, 1/40 आपने क्या कर दिया। तो चलिए
ऐसे ना करके ऐसे कर लेते हैं कि मान लीजिए कुल x रुपए के कपड़े बिके, तो उसको क्या बोला गया है कि उसको 2.5% कमीशन मिलेगा। तो 2.5% को क्या लिख सकते हैं, 5/2% लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 5/2%। और प्रतिशत को हटाने के लिए क्या करते हैं, बटे में गुणा 100 करते हैं। ठीक है, ये तो आपको पता होगा। बराबर उसका कमीशन कितना आ गया, 12.50 आ गया। ठीक है, x बराबर 12.50 गुणा 2 गुणा 100 बटा 5। 2 के बाद क्या है, पॉइंट लगा हुआ है, 2 जीरो है, इनको उड़ा दीजिए, पॉइंट को हटा दीजिए, हो गया। अब क्या करना है, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, कितना हो गया, 2 पचम 25, क्या आ गया 250। 250 गुणा 2 कितना हो गया, 500। ये लीजिए, बस आप इस चीज को समझिए कि कुल कपड़े कितने में बिके, x रुपए में, तो उसको x रुपए पे कितना कमीशन मिलेगा, 2.5 रुपए, और उसका कमीशन कितना बन रहा है, 12.5 रुपए। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं कि कुल कपड़े कितने के बिके हैं, तो 500 रुपए के बिके हैं। ऑप्शन में 500 500 दूसरे ऑप्शन में दे रखा है, तो सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा। रुपए का साइन भूल गए, साइन लगा दीजिए, यहाँ पे भी रुपए का साइन लगा दीजिए। ठीक है, अगला देखिए। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की। 1870 को 3 भागों में इस तरह बांटो कि पहले भाग का आधा हिस्सा, दूसरे भाग का 1/3 हिस्सा और तीसरे भाग का 1/6 हिस्सा बराबर हो। देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40। एक को करके दिखाऊंगा, 2 को मैं लिखूंगा। ठीक है, तो मान लीजिए कि पहला हिस्सा, तो पहले हिस्से का बटा 2, ये मान लिया मैंने कितना, x। पहला हिस्सा है उसका आधा कर दिया, किसके बराबर मान लिया, x। तो यहां से अगर हम पहला हिस्सा बात करें, मैं उसको दे दूंगा फर्स्ट नंबर, तो कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 2x आ गया ना, पहला हिस्सा बटा 2। ऐसे ही हम निकालेंगे दूसरा हिस्सा बटा 1/3, बोला बटा 3, तो दूसरा कितना हो जाएगा हिस्सा, 3x हो जाएगा। और ऐसे ही तीसरा हिस्सा बटा 6 करेंगे तो 6x, तीसरा हिस्सा हो जाएगा 6x। तीनों हिस्से हो गए, पहला बटा 2, दूसरा बटा 3, तीसरा बटा 6। इन तीनों को जोड़िए, तो ये जोड़ देंगे हम, 1 + 2 + 3, इनको हम जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 3 9 2 11x। और ये 11x ही तो 1870 के बराबर हमें दे रखा है। किसके बराबर दे रखा है, 1870 के बराबर दे रखा है। किसके, 1870 के। तो यहां से x की वैल्यू निकाल सकते हो आप, 11 एकम 11, 7 बज गया, 11 7 77, 170 आ गया x की। बस यही तो चाहिए थी। अब क्या करना है, कुछ ही नहीं, लास्ट में क्या पूछ रहा है, तीसरा हिस्सा होगा। तो तीसरा कितना है, 6x, तो 6 × 17, तो कितना हो जाएगा, जोड़ लीजिए, 0 7 की 42 का 2 हासिल 4, 1020, कितना हो गया, 1020 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में दे रखा है, तीसरे ऑप्शन में। अब इसमें आपको क्या समझ में आया, बिल्कुल सिंपल है। उसने क्या बोला है कि 1870 को ऐसे 3 टुकड़े करने हैं कि जो टुकड़ा पहले के हाथ आए उसका तो आधा, दूसरे के जो हाथ आए उसका 1/3, और तीसरे के जो हाथ आए उसका 1/6 बराबर होना चाहिए। तो हमने क्या करा, पहला हिस्सा बटा 2 बराबर कितना, x मान लिया। ऐसे ही क्या करेंगे, तो पहला हिस्सा कितना हो जाएगा, इधर जाके गुणा हो जाएगा, तो 2x। ऐसे ही दूसरा हिस्सा बटा 3 बराबर x, तो दूसरा हिस्सा हो जाएगा 3x। फिर तीसरा हिस्सा बटा 6 बराबर x, तो तीसरा हिस्सा हो जाएगा 6x। तीनों को जोड़ दिया तो 11x बराबर 1870, x की वैल्यू आ गई 170। तीसरा हिस्सा पूछा था जो किसके बराबर है, 6x के, तो 6 × 170, 1020 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई जोर की बात नहीं, बिल्कुल आराम से हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 41। यदि f(x) बराबर x² तथा g(x) x+3 है तो f(g) का मान ज्ञात करो। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, क्वेश्चन 41, लेकिन सिंपल है। ठीक है, क्या करना है हमें, f(x) क्या दे रखा है, x² दे रखा है। ठीक है, g(x) क्या दे रखा है, वो दे रखा है x+3, और हमें क्या पूछा है, f(g). इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसने कैसे लिखा है, f(g) लिखा है। ठीक है, कुछ ही नहीं करना, क्या करना है, g की वैल्यू किसमें, f(x) में पुट करनी है। ठीक है, तो हमें निकालना है क्या, f(g). देखिए f(g) निकालेंगे तो क्या होगा, f(g) यहाँ पे किसकी वैल्यू पुट करेंगे, g(x) की। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, g(x) का स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, x+3 और स्क्वायर। ठीक है, और a² + b² तो आपको आता है वो क्या होता है, a + b का अगर हम होल स्क्वायर सोल्व करते हैं तो क्या होता है, a²
प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर हो तो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस 3 2 जा 6x प्लस 9। ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आपके लिए भी इतना ही जानना काफी है। ठीक है, आपको क्या करना है, एफ ऑफ जी। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, एक्स की क्या है, स्क्वायर है, तो यहाँ पे जी ऑफ एक्स का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, तो ये सोल्व हो जाएगा। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 42। देखिए क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है, जल्दी से देखिए। क्वेश्चन नंबर 42 है कि हमें क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है। देखिए इंटीग्रेशन का हो गया, अब डिफरेंशिएशन करते हैं। डिफरेंशिएशन तो और भी सिंपल होता है। ठीक है, क्या है, 5x³ प्लस 2x माइनस 4 और हमें एक क्या दे रखा है, x प्लस 1। ठीक है, सबसे पहले तो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, डिफरेंशिएशन तभी होगा ना, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5x³ इंटू एक्स करेंगे तो 5x की पावर 4, पूरे को x से कर दीजिए प्लस 2x स्क्वायर माइनस 4x। अब 1 से कीजिए तो प्लस 5x³ प्लस 2x माइनस 4। ठीक है, हो गया। अब इसको क्या करना है, लिख दीजिए यहाँ पे। कैसे लिखेंगे, तो हो जाएगा 5x की पावर 4 फिर आएगा क्यूब प्लस 5x³ फिर स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 2x, तो माइनस का 2x माइनस का 4। अब क्या करना होता है, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं कि जो पावर में है वो आगे आ जाएगा और पावर एक कम हो जाएगी। ठीक है, कैसे करते हैं, जैसे कि हमें क्या दे रखा है कि a की पावर n दे रखी है, तो अगर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हो जाएगा n a की पावर n माइनस 1। पावर नीचे आ जाएगी और पावर में एक कम हो जाएगा। तो देखिए 5 4 दे रखा, तो आगे आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 5 चौके 20 और पावर एक कम हो जाएगी, यानी कि क्यूब 20x³। ऐसे ही करेंगे तो प्लस 3 5 गुणा हो गए 15, क्यूब की जगह क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 दूनी 4x। यहाँ पे क्या दे रखा है, x, तो यहाँ पे बच जाएगा -2। और कांस्टेंट का हमेशा डिफरेंशिएशन होता है, जीरो लिखने की जरूरत है नहीं। तो हमारा जो आंसर आ गया वो क्या हो गया, 20x³ प्लस 15x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2। ये क्या हो जाएगा, हमारा इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, जो कि कौन से ऑप्शन में दे रखा है, 20x³ प्लस 15x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2, ये दे रखा है पहले ऑप्शन में ही। तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, ये आप ध्यान रखिए। डिफरेंशिएशन के अंदर इंटीग्रेशन में क्या होता है, पावर बढ़ती है, डिफरेंशिएशन में क्या होता है, पावर आगे आ जाती है और एक कम हो जाती है। इंटीग्रेशन में क्या होती है, पावर एक बढ़ जाती है और जितनी बढ़ती है वही नीचे आती है, जबकि डिफरेंशिएशन के अंदर पावर आगे आके एक कम हो जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। तो अगला क्वेश्चन है, यदि एक व्यापारी अपने सामान को उसकी क्रय मूल्य से 40% ज्यादा रखता है, यानी कि एक सामान का क्रय मूल्य से 40% ज्यादा उसका क्या रखता है, वैल्यू रखता है, और वह व्यापारी उस सामान को 20% कम दर यानी कि डिस्काउंट देके बेचता है, तो उसको लाभ हुई या हानि हुई, हमें फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 43। ठीक है, बहुत ही चतुर दुकानदार है। तो देखिए इसको बिल्कुल सीधा कराता हूं मैं आपको। मान लीजिए कि उसका क्रय मूल्य यानी कि सीपी कितना है, मान लिया सर 100 रुपए है, कितना मान लिया, 100 मान लिया। ठीक है, मानने में क्या जा रहा है, तो उसने जो एमआरपी रखा वो क्या रखा है, बोले सर 40% का मतलब है 140 रुपए रखा, मतलब 140 रख लिया। ठीक है, फिर उसने क्या करा, 20% का डिस्काउंट दे दिया, मतलब सर 80% में बेच दिया। 80/100 कर दो, 1 0 से 1 0, 14 × 8 करो, उसने इतने में बेचा, यानी कि ये एसपी हो गई। तो कितने में बेचा, 8 चौके 32 का 2, हासिल लगी 3, 8 और 3 11, बोले सर 112 रुपए में बेच दिया। फिर भी 100 की चीज को 140 दाम करके रखा, 20% का डिस्काउंट भी दे दिया, और फिर भी देखिए 112, यानी कि सीधा ही दिख रहा होगा आपको, प्रॉफिट हो गया। और प्रॉफिट परसेंटेज भी कितनी हो गई, बोले सर 12% हो गई। 100 से 112 हो गया, 12% का प्रॉफिट कमा गया। देखिए दिमाग से पैसे कमा गया ना, ऐसे ही कमाते हैं पैसे। उसने क्या करा, एमआरपी ज्यादा रखी, 20% डिस्काउंट का लालच दिया और 12 रुपए कमा लिए। बिल्कुल सिंपल, समझ में आ गया आपको, कुछ ही नहीं करना। ठीक है, ऐसे ही करना होता है। तो 12% का लाभ, ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कुछ ही नहीं करना है आपको, सिंपल एंड स्वीट हो गया। अगला देखिए, राहुल द्रविड़ का क्वेश्चन आ गया। भाई हमारे कोच है, भारतीय क्रिकेट टीम के कोच है अभी राहुल द्रविड़। उनका क्वेश्चन है कि राहुल द्रविड़ अपनी, क्या कह रहा है राहुल द्रविड़, कि राहुल द्रविड़ अपनी 12वीं पारी में 63 रन का स्कोर बनाता है, इससे उसका औसत स्कोर 2 रन बढ़ जाता है, 12वीं पारी के बाद उसका औसत क्या है। तो मान लीजिए
क्या मान ले? बोले मान लीजिए कि 11वीं पारी तक कुल रन कितने हैं, तो 11 पारी के कुल रन, बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं, ध्यान से देखिए। कुल रन मान लीजिए कि सर x है, तो 11 पारी का औसत क्या होगा बताएंगे क्या? यानी 11 पारी तक औसत क्या होगा? बोले सर कुल रन x है, पारी 11 है, तो x बटा 11 हो जाएगा। ठीक है, आ गया, x बटा 11 हो गया। अब मैं आपसे बात करूं कि सर 12 पारी के बाद कुल रन कितने हो जाएंगे? 12 पारी के बाद कुल रन, तो आप क्या बोलोगे सर 11वीं पारी तक तो x थे, 12वीं पारी में उसने 63 और बना दिए, 63 और जोड़ दो आप। ठीक है, 63 और जोड़ दिए भाई हमने। तो अब 12वीं पारी के बाद औसत भी तो निकालेंगे, तो 12 पारी के बाद औसत, बिल्कुल बेसिक, कतई बेसिक, बेसिक है ये। औसत क्या हो जाएगा? बोले सर x प्लस 63, पारी कितनी हो गई? 12 बटे 12 कर दो। यहां तक समझ में कोई दिक्कत? कि 11 पारी के कुल रन मान लिया x है, तो 11 पारी का औसत हो जाएगा x बटे 11 कुल रन बटा कुल पारी। 12 पारी के बाद कुल रन उसने बोला 12वीं पारी में 63 रन बनाए, तो x प्लस 63, तो 12 पारी के बाद औसत क्या हो जाएगा? x प्लस 63 बटा 12। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? बोले सर कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे करते हैं इसको। अब हाँ यहां तक हो गया, अब चलिए आगे यहां से करते हैं, इधर से करते हैं। ठीक है, बड़ा बड़ा दिखाते हैं आपको, समझने वाला क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से समझिएगा। ठीक है, तो मान लीजिए 12 पारी का कुल औसत कितना हो गया? बोले सर 12 पारी तक का औसत हो गया, वो हो गया x प्लस 63 बटा 12। ठीक है, अब वो क्वेश्चन में एक लाइन और बोल रहा है, क्या बोल रहा है? कि जब 12वीं पारी में उसने 63 रन बनाए, तो औसत 2 से बढ़ गया, तो 11वीं पारी तक का औसत कितना था? बोले सर x बटा 11 था। अब कितना हो गया? 12वीं पारी के बाद 2 बढ़ गया, बटा 2। अब बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। आगे देखिए क्या करना है, इसको पक्षांतरण कर दीजिए। 11 इंटू 2, 11 इंटू एक्स, सॉरी, तो 11x प्लस 693 से 11 को गुणा करेंगे, 11 तिया 33, 33 का आ गया साहब 3, हासिल चला गया 3, 11 तिया 66 और 3 69, 693 बराबर 12 इंटू एक्स हो गया 12x प्लस, यहां पे देखिए 11 इंटू 12 करेंगे तो 132 आएगा, क्योंकि ये भी एलसीएम देगा इसको, तो 132 इंटू 2 करेंगे तो 264 आ जाएगा। मैं सीधा लिख रहा हूं, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। अब x इधर जाएगा, ये इधर आएगा, तो यहां से मैं निकाल सकता हूं डायरेक्ट 12x माइनस 11x, तो x बराबर 693 माइनस 264। अब मैं माइनस करना नहीं सिखाऊंगा आपको कि सर माइनस करना सिखा दो, तो यहाँ कितना आ जाएगा देखिए, फिर भी सिखाई देता हूं। चलो 13 में से 4 गया तो कितना आ गया? बोले सर 9 आ गया। यहाँ पे बच गया 8, 8 में से 6 गया, बोले कितना आ गया? बोले सर 2 आ गया। यहाँ पे कितना है? तो यहाँ पे तो 6, 6 में से 2 गया तो 4, बोले सर 429 रन कितने हैं? 11वीं पारी के तक कितने रन हो गए? 429। हमें इससे क्या लेना देना, हमें तो चाहिए ये 12वीं पारी के बाद औसत ही पूछा ना उसने, 12वीं पारी के बाद उसका औसत क्या है ये, तो इसमें क्या करना है, एक्सपुट कर दीजिए। तो 12वीं पारी के बाद औसत निकालना है। बोले सर x की जगह तो 429 पुट कर दो, प्लस 63 कर दो, बटा 12 कर दो। ठीक है, ये बोला है ना, तो ये हो गया 9 और 3 कितना हो गया? 12, 12 का 2 हासिल चल गए 1, 6 तो 8 और 1 9, 492 बटा 12, काट दो, कटापिटी तो बची है, 12 चौके 48, कितना बच गया? 1, 12 एकम 12। बोले सर कितना आ गया औसत? बोले 41 का औसत है राहुल द्रविड़ का। द वॉल इंडियन क्रिकेट की, द वॉल ऑफ इंडियन क्रिकेट, उनकी औसत कितनी है? 41 है 12वीं पारी के बाद। कितनी है? 41, जो कि ऑप्शन नंबर तीसरा, ऑप्शन तीसरे में आ गया। ठीक है, कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल, स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको बता दिया। तो आप क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 45। एक आदमी की मजदूरी 50% कम कर दी गई और बाद में फिर से 50% कम कर दी गई, उसकी हानि कितनी हुई? तो मेरे हिसाब से शायद इसमें ऑप्शन गलत है, ऑप्शन मैं सही करवा दूंगा। देखिए क्वेश्चन देखते हैं, ऑप्शन से क्या लेना देना है। ऑप्शन तो हमने वही डाले जो उन्होंने डाले, लेकिन ऑप्शन में गड़बड़ है। तो देखिए मान लीजिए कि 50% कम कर दी, सीधा मोटी मोटी भाषा में समझाऊं कि सर 100 रुपए थी आमदनी, बोले 100 रुपए दिन के कमाता था, कितने कम कर दी? 50%, बोले सर 50 रुपए कर दी।
100 से उठा के 50 कर दी, वो कुछ ही नहीं बोला। फिर से 50 कर दी, अब 50 का 50% बोले सर 25 ही कर दी, अब तो 25 रुपए ही कर दिए। 100 रुपए थे, 25 रुपए कर दिए, तो कितने का नुकसान हो गया? बोले सर 75 का हो गया। कितने का हो गया? 75 रुपए का हो गया। तो यानी कि कितने परसेंट हो गया? 75% हो गया। ठीक है, 75% नुकसान हो गया। ऑप्शन गलत है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 75%। ठीक है, इसका एक फॉर्मूला और होता है, अगर आपको पता हो, सक्सेसिव डिस्काउंट वाला, ए प्लस बी प्लस ए क्रॉस बी डिवाइड बाई 100। ठीक है, अगर नुकसान हो रहा है तो माइनस का रखेंगे, अगर फायदा हो रहा है तो प्लस का रखेंगे। तो इस फॉर्मूले से भी आप इसको निकाल सकते हो। ठीक है, ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है। आप बोलो सर फॉर्मूला तो बताया नहीं, कतई देसी बता रहे हो। बोले नहीं, ये फॉर्मूला होता है लेकिन बिल्कुल सीधा, सीधी भाषा में समझ में आ रहा है तो वो ज्यादा ठीक रहेगा ना। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर है 46। तो आपकी मैथ कंप्लीट हो गई है, अब है रीजनिंग के। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है रीजनिंग के, एकदम चढ़े हुए। तो क्वेश्चन नंबर 46 देखो, अगर क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, बहुत मेहनत लगती है। ठीक है, गला फाड़ना पड़ता है यहाँ पे। अगला है MUMBAI, माया नगरी। मुंबई को कहते हैं ना माया नगरी। माया नगरी को क्या कोड कर दिया? कोड कर दिया माया नगरी को ITLAZH। और हमें क्या पूछ लिया? बोले दिल्ली का बताओ, दिल्ली को कोड तुम कर दो, माया नगरी को तुमने कर दिया। तो देखो, इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए? इनकी नंबरिंग पता होनी चाहिए। कैसे पता होनी चाहिए? जैसे M आता है 13 पे, U आता है 21 पे, M आता है 13 पे, B 2 पे, A 1 पे, I 9 पे। अगर हम बात करें L की, L आता है 12 पे, T 20 पे, L 12, A 1, Z 26, H आता है किस पे? 8 पे। ठीक है, क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? ये दिख ही रहा होगा क्या हो रहा है आपको भी। यहां हो रहा है -1, -1, -1, -1, -1, -1, एक कम करते जा रहे हैं कोड के अंदर। ऐसे ही एक कम करेंगे, 4, 5, L कितना दिखा था? 12, H कितना है? 8, I कितना है? 9। तो 3 हो जाएगा -1 करते ही। 3 कितना होता है? C। यहां पे D 4 होता है। देखिए वो आपको खुद ही दे रहा है, हम किसकी बात करें? यही मिला लेते हैं, 4 ही लिख दिया। देखो फ्लो ही फ्लो में चल रहे हैं। CD ऑप्शन देख लिया करो, CD। अरे सर CD तो 2 में आ रही है। चलो 11 पे क्या आता है? JK, -1 करेंगे 11 पे के। CDK, बोले सर CDK भी 3 में आ रहा है, क्या बात है। बोले H 7 पे क्या आता है? बोले सर G पे चेक करेंगे, बोले सर G भी 2 में आ रहा है, क्या बात है। ये पूरा अच्छे से सेट करा है इसने क्वेश्चन। बोले H आखिरी पे जाके बता रहा था CDK GH, बोले अब तो निकाल ही दिया, CDK GH ऑप्शन 4। ठीक है, पूरा एग्जामिनर है भाई, क्या कर ले बच्चों? ऑप्शन से ना मिलाने। बोले सर 3 तो कट गए, चौथा आंसर ना। आखिरी तक जाना है तभी आंसर ध्यान पड़ेगा। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कर रहा है? कह रहा कुछ ही नहीं तो दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है? बोले GFE डैश दे रखा है I, फिर से GIEII डैश FEI, कितने का आई है भाई? डैश GF डैश II। मुझे तो शायद ये समझ में आ गया, आपको आई नहीं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 16 17 18 19 20। तो ज्यादातर मैं क्या करता हूँ, तोड़ लेते हैं। देखिए जी दिख रहा है, रिपीट हो रहा है, तो 5 5 में तोड़ दे। 1 2 3 4 5, 5 में 1 2 3 4 5 में तोड़ लीजिए, 1 2 3 4 5 में तोड़ लीजिए, 2 3 4 5। अब यहाँ पे देखिए आखिरी में 2, यहाँ पे आई आ रहा है तो यहाँ पे भी आई आएगा। तो GFEII, GFEII, ये लीजिए, बिल्कुल कुछ ही नहीं करना पड़ा। तो क्या आएगा? IFG
आई और ई, ये कहाँ है वही आपका आंसर है। देख लीजिए अब आई एफ जी आई ई, आई एफ जी आई ई, आई एफ जी आई ई, थर्ड ऑप्शन में दे रखा है आई एफ जी आई ई, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो आप इस टाइप के क्वेश्चन में, ठीक है, ये ज्यादा अच्छा रहेगा। आप क्या करिए, काउंट करिए, उनको तोड़ने की कोशिश कीजिए। जैसे आप तोड़ेंगे ना तो आपको 2 या 3 को देख के आपको पता चल जाएगा कि कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है, ठीक है, फिर क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल हो जाएगा, ठीक है। तो ये है। तो क्वेश्चन नंबर 48 ब्लड रिलेशन का क्या कह रहा है कि यदि अमित के पिता बिल्लू के पिता का इकलौता बेटा है तथा बिल्लू का कोई भाई बहन नहीं है तो बिल्लू और अमित का क्या रिश्ता है। अब इसमें पेन चलाने की जरूरत नहीं है। कैसे बोले सर, देखिए अमित का पिता है, वो क्या है, बिल्लू के पिता का इकलौता बेटा है। अब बिल्लू के पिता का इकलौता बेटा कौन होगा, खुद बिल्लू होगा। उसका कोई भाई बहन नहीं है तो अमित का पिता भी बिल्लू ही तो होगा। तो उनके बीच में क्या रिश्ता हो गया, पिता पुत्र का हो गया। कौन सा, ऑप्शन 4, बिना पेन चला ही पता चल रहा है, बोले पिता पुत्र है, ठीक है। किसका रिश्ता हो गया, पिता पुत्र का रिश्ता हो गया। क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्न क्रम में से कौन सा अक्षर गलत है। ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। क्या दे रखा है, बी ई आई, व्याख्या आई, एन साई। तो देखिए बी आता है 2 पे, ई आता है किस पे, 5 पे, आई आता है 9 पे, एन आता है 14 पे, एस किस पे आता है, एस आता है 19 पे, ए किस पे आता है 1 पे, आई आता है फिर से 9 पे। तो देखिए यहां से क्या हो रहा है, +3 +4 +5, आ गया आ गया आ गया आ गया, घोड़ा पकड़ में आ गया, गलती हो गई, चोर की दाढ़ी में तिनका है। +3 +4 +5 नहीं होना चाहिए, +6, या कौन सा होना चाहिए, टी आना चाहिए भाई, क्या आना चाहिए, टी आना चाहिए। फिर देखिए +6 यानी कि टी किस पे आ गया, 20 पे आ जाएगा मान लीजिए। तो फिर +7 हो गया तो 27 पे किस पे, यानी एक वापिस से 1 आ गया, +8 करते ही आ गया, तो गलत हो गया एस। एस कौन से विधर का, सेकंड ऑप्शन में पकड़ में आ गया। देखो ऐसे पकड़ में आते हैं, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 50 और आखिरी क्वेश्चन, कि यदि लेमन को, सुना था ना कि जिंदगी अगर क्या हो, लेमन हो तो उसे निचोड़ लो, क्या कर लो, निचोड़ लो। तो लेमन का कोड क्या दे रखा है, बोले ELMNO, क्या बात है, क्या कोड है, वापिस ही दिख गया, ये लो क्रॉस कर दिया इनको, LEM एज इट इज ON, किसका पूछा है, टाइप्स का, बिल्कुल सिंपल, TYPES, किसका पूछा है, टाइप्स का। P तो एज इट इज आएगा, ऑप्शन देख लो, तीसरे पे P आ रहा है क्या, एक में ही आ रहा है, पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ये देखिए इसे कहते हैं स्मार्ट स्टडी। कोई जरूरी नहीं है पूरा इसको क्रॉस करके लिखने की ना, क्यों लिखें, एक ही ऑप्शन में तो आ रहा है, अरे एक ही ऑप्शन में आ रहा है तो डायरेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जैसे मैंने क्वेश्चन कराए हैं और जैसे ही भी समझाया आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर क्लास अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर अभी तक हमारा ऐप डाउनलोड नहीं करा है तो ऐप का लिंक नीचे दिया गया है, जाके डाउनलोड कीजिए। इसके अलावा बाकी भी प्रैक्टिस पेपर आप लेते रहिए जिससे कि आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। हमने जीडी का करा दिया, टेक्निकल का करा दिया, जो टेक्निकल का तो करा रहे हैं सॉरी, ट्रेडमैन का करा दिया, स्टोर कीपर का करा दिया, तो उनके भी आप प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की। तो इससे आपको प्रैक्टिस करने से कोई नुकसान नहीं होगा, फायदा ही मिलेगा, क्योंकि जो लेवल है वो लगभग सेम है और सिलेबस भी लगभग सेम सी के, थोड़ा क्वेश्चन का लेवल ऊपर नीचे हो जाता है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी तैयारी को ऐसे ही कंटिन्यू करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।